गुल प्लाजा में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक ही दुकान से मजीद 30 लाशें मिली। डीसी जनूबी जावेद खोशो के मुताबिक लाशें मेजलाइन फ्लोर में क्रॉकरी की दुकान से सोख्ता हालत में मिली हैं, जहां बहक अफराद की तादाद 61 हो गई। पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया तारिक के मुताबिक दुकान से मिलने वाली बाकियात 20 से ज्यादा अफराद की लग रही हैं। फॉरेंसिक के बाद ही तादाद का इल्म होगा कि कितनी है। फायर ब्रिगेड हुक्काम का कहना है कि ऑपरेशन 70% मुकम्मल कर लिया गया है। एसबीसी हुक्काम ने रेम्पा प्लाजा को गैर महफूज करार देते हुए सील कर दिया। इंतजामिया और दुकान मालिकान को नोटिस जारी। जौहरी प्रोग्राम बहाल हुआ तो कार्रवाई करेंगे। सदर ट्रंप की ईरान को एक बार फिर सख्त वार्निंग। ईरान के खिलाफ मजीद किसी भी फौजी कार्रवाई की जरूरत पेश नहीं आएगी, मगर ईरान को अपनी जौहरी सरगर्मियां फौरी तौर पर बंद करना होंगी। बस सूरत दीगर अमरीका कार्रवाई करने पर मजबूर होगा। दूसरी जानिब ईरान ने वाजे किया कि आयतुल्लाह खामनेई को निशाना बनाया तो उनकी दुनिया को आग लगा देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेते हुए ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोप पर टैरिफ आयद करने की धमकी से भी पीछे हट गए। पाकिस्तान ने गजा में पायदार अमन के क़याम के लिए ट्रंप के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत कबूल कर ली। शमूलियत की दावत अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दी, जिसको उन्होंने कबूल किया। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी एलामिया में कहा गया है कि पाकिस्तान को उम्मीद है इस फ्रेमवर्क के क़याम से मुस्तकिल जंगबंदी के नफाज, फ़लस्तीनी अवाम के लिए इंसानी इमदाद में नुमाया इजाफे और गजा की तामीर नौ के लिए अमली इक़दाम मुमकिन होंगे। पाकिस्तान समेत दीगर इस्लामी ममालिक सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने भी शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर दी। इसराइल पहले ही इसमें शामिल होने की तस्दीक कर चुका है। Extremely bullish on Pakistan. We over the last 10 years, Asia Pac has invested $4 billion in Pakistan in 10 different companies. We announced that Asia Pac has decided to invest $5 billion additional dollars in Pakistan in a variety of industries. So we are not just bullish, we are maximum bullish. पाकिस्तान की माशी सलाहियतों का एतराफ़। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श करार। डवॉस में पाथ फाइंडर ग्रुप के ज़ेर एहतमाम आलमी इक़्तिसादी फोरम में मुनक़िदा इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम के पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान की तरक्की, वसाइल और सरमायाकारी के मौक़े को उजागर किया गया। चेयरमैन पाथ फाइंडर ग्रुप इकराम सहगल ने जोर दिया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जाए। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म बोले। एशिया पाक गुज़श्ता 10 बरसों से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है और इस दौरान तजर्बा गैर मामूली तौर पर शानदार रहा है। सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा कि उनकी काविशों ने सरमायाकारों के लिए माहौल साजगार बनाया। समीर चिश्ती ने पाकिस्तान को दुनिया की मिडल पावर करार दिया। कहा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमरीका और चीन दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए। अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर, खुश आमदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ आपके लिए अच्छा होगा और जैसा आपकी सुबह रही आपके लिए वैसे ही पूरा दिन भी आपके लिए अच्छा रहे। हमारे पास कुछ टॉप स्टोरीज हैं। वी स्टार्टिंग विद मौसम की तब्दीली जो इस वक्त हो रही है। मौसम अपना रंग बदल रहा है तो इसी से हम शो का आगाज़ भी करने जा रहे हैं। साइबेरियन हवाएं पाकिस्तान को ठंडा ठार करने पहुंच चुकी हैं और कराची में ख़ास तौर पर आज बात की जा रही है कि बारिश का इम्कान है, जबकि बारिश के बाद यकबस्ता हवाएं चलने की भी पेशगोई की जा रही है। साथ ही साथ दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में भी जा सकता है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलूचिस्तान के बेशतर अजला में भी आज से बारिश और बर्फबारी का इम्कान है, बल्कि शुरू भी हो गई है, जिसमें जो सरहदी पट्टी है, जिसमें कोजक टॉप है और चमन है, वहाँ पर शदीद बर्फबारी जारी। मरी की बात करें तो शदीद बर्फबारी है। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी बारिश है और बर्फबारी की वजह से फ्लैश फ्लड का खतरा बताया जा रहा है। हाँ, मगरिब से आने वाला ये सिस्टम 24 जनवरी तक जारी रहेगा। ऑन द अदर हैंड, आलमी सतह पर पाकिस्तान की एक और अहम पेशरफ्त है। द सेकंड टॉप स्टोरी ऑफ द शो विल बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तान की माशी सलाहियतों का एतराफ़ किया गया है। पाकिस्तान में सरमायाकारी इंतहाई मुनाफा बख्श करार दे दी गई है और डवॉस में आलमी इक़्तिसादी फोरम के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बेहतर होते माशी अशारियों, माली नज़्म-ओ-ज़ब्त और इस्लाहाती एजेंडे से आगाह भी किया है। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए पुरअज़्म हैं। समीर चिश्ती ने पाक
पाकिस्तान को दुनिया की मिडिल पावर करार दिया है। कहा पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और चीन दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए हैं। इस तमाम तर मामले पे हम आगे चल के तफसीलन गुफ्तगू भी करेंगे, लेकिन इस वक्त बढ़ते हैं अपनी मेन स्टोरी, अपनी बड़ी खबर की जानिब। गुल प्लाजा की हम बात करें तो अब वहाँ से सिचुएशन ऐसी सामने आ रही है कि मज़ीद देखते हुए दिल गिरफ्तार होते जा रहे हैं। एक ही दुकान से कई अफराद की लाशें मिली हैं और बताया जा रहा है, अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि 20 से 25 या 25 से 30 अफराद की ये वाक़यात हैं जहाँ वहाँ अफराद की तादाद इस तरह बढ़ के अब 61 तक जा पहुँची है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त अभी भी जारी है और मलबा हटाते हुए मजीद इंसानी अज़ा मिलने पर खदशात गहरे होते जा रहे हैं। इसी पर बात कर लेते हैं। स्पॉट से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ मौजूद हैं। काशान, ये बताइएगा कि कल ये खबर आई कि एक ही दुकान से 30 अफराद की बॉडीज़ मिली हैं। ये बॉडीज़ किस हालत में मिली हैं? क्या इनको फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया है? और क्या बताया जा रहा है, क्या एक ही दुकान में ये लोग जमा थे या अभी इस हवाले से कोई तस्दीक नहीं हुई है? जी बिल्कुल, लेकिन इस हवाले से अभी हुकाम की जानिब से तस्दीक नहीं की गई है कि ये 30 अफराद की बाकियात मिली हैं। लेकिन कल हमने देखा कि जो कराकरी की शॉप थी वहाँ पर से बाकियात मिली है, जिसमें जब हमारी पुलिस सर्जन से बात हुई डॉक्टर सुमैया तारिक से, तो उन्होंने बताया कि बाकियात में कुछ हड्डियाँ मिली हैं, खोपड़ियाँ मिली हैं, दांत मिले हैं, जिनके DNA टेस्ट जिनके लिए गए थे, अब उससे उसको मैच किया जाएगा। फॉरेंसिक्स के लिए वो तमाम टीमें जो हैं वो CPLC हुकाम ने कराची यूनिवर्सिटी की जो लैब है वहाँ पर भेज दिए गए हैं। हुकाम की जानिब से बताया गया कि अब तक जहाँ बाक होने वालों की इस वाक़ये में तादाद जो है वो 60 से ज़ायद तजावुज़ कर गई है। जो मिसिंग पर्सन अफराद थे उनकी लिस्ट को भी अपडेट किया जा रहा है। 86 जो लापता अफराद हैं वो अब तक के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक है। जानिब मैं जिस मकाम पे आज मौजूद हूँ, ये मेन अहमद जिन्ना रोड का मकाम है। साथ ही साथ जो है वो गुल प्लाजा के साथ एक रैंप भी है। गुल प्लाजा की जब हौलनाक आग लगी तो उसने साथ ही साथ अपने साथ इमारत जो है रिम्पा प्लाजा को उसको भी शदीद मुतासिर किया है। कल SBCA का डिमोलिश स्काउट यहाँ पर पहुंचा, उसने इस इमारत को गैर महफूज करार दिया था। उसके बाद मैं आपको मजीद भी मनाजिर दिखाऊंगा कि ये आप देख सकते हैं कि ये रैंप है गुल प्लाजा का, उसके साथ सामने कुछ पिलर्स आपको नजर आ रहे हैं जिसपे जैक्टिंग लगा दी गई है और पुलिस की नफरी यहाँ पर मौजूद है, एम्बुलेंसेस यहाँ पर पहुंचा दी गई हैं। जबकि मजमूई तौर पे इसमें बताया जा रहा है कि 500 से 600 दुकानें मौजूद है। कराची का अहम तिजारती मरकज था रिम्पा प्लाजा, जिसमें दफातर भी कुछ मौजूद है, गोदाम मौजूद है, कार की बड़ी मार्केट है, यहाँ पर कार के मेंटेनेंस का सामान यहाँ पर मिलता है, जो कि तमाम 600 दुकानें मुकम्मल तौर पर सील कर दी गई हैं। मेन गेट सील कर दिया गया है, यहाँ तक कि यहाँ पर जो चौकीदार आप बता रहे थे कि वो जो दुकान क्रॉकरी की दुकान थी वहाँ पे ये सारी चीज़ें बरामद हुई हैं। जो पुलिस सर्जन है वो क्या कहती हैं, जो बाक़ियात मिली हैं उनके हवाले से क्या उनका कहना है, क्या मौक़िफ़ है, कितनी तादाद हो सकती है उनकी? अभी तो मुतज़ाद इत्तलात है। जी पुलिस इस हवाले से पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है, तो पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि 25 से 30 अफराद की बाक़ियात हैं जो कल मौके पे मिले हैं। उनकी तहकीकात भी की जा रही है और बाज़ाब्ता तौर पर तस्दीक इस बात की जो है वो डॉक्टर सुमैया तारिक हैं पुलिस सर्जन, उनकी जानिब से जो है वो तस्दीक की जाएगी कि बाक़ियात आया कि कितनी तादाद में ये बाक़ियात मिले। लेकिन बॉडी के कुछ अलग अलग पार्ट्स जो थे वो हुकाम ने तहवील में लिए हैं, उनको फोरेंसिक से लिए जो कराची यूनिवर्सिटी की लैब पहुंचाया गया है, वहाँ पर इसकी मज़ीद तहकीकात भी की जा रही है। जी ठीक है, कल से अब तक यानी उन 30 बॉडीज़ की रिकवरी के अलावा वहाँ से क्या कुछ रिकवर? बिकॉज ये खबर इसलिए मंजर आम पर आ गई क्योंकि एक ही दुकान से इतनी सारी बॉडीज़ की रिकवरी का इंकशाफ हुआ था, बट अदरवाइज़ वहाँ बताया जा रहा है कि अभी एक बड़ी तादाद में लोग हैं जिनकी बॉडीज़ लोग उनके लवाकिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो और क्या वहाँ से बॉडीज़ रिकवर की गई हैं? जो है वो रेस्क्यू हुकाम की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि अंदर काफ़ी अंधेरा था, जिसके बायस कल हमने देखा कि रेस्क्यू हुकाम की जानिब से थर्मल कैम का इस्तेमाल किया गया है। थर्मल कैमरे की मदद से जो है मज़ीद सर्चिंग जो है वो आज की जा रही है। लेकिन कल तक के दावत-शुमार के मुताबिक जो कल तक बॉडी से रिकवर गई हैं, अब तक तादाद जो है 60 से ज़ायद हो चुकी है। लेकिन अब जो सुबह ऑपरेशन शुरू किया गया है, अब तक किसी भी बॉडी को जो है रेस्क्यू काम की जानिब से ताहाल रिकवर नहीं किया गया है। मजीद फायर फाइटर्स अंदर मौजूद है, रेस्क्यू टीमें मौजूद है। थर्मल कैम डिटेक्टर की मदद से जो है वो अंदर की फाइनल सर्चिंग जो है मैं 9th फ्लोर की और फर्स्ट फ्लोर की 2nd फ्लोर की जो सर्चिंग आज थर्मल कैम की मदद से की जा रही है। जी ठीक है, काशान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो रिम्पा प्लाजा है अब वहाँ भी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है और जिस दिन ये पहले दिन ये वाक़या हुआ था
उसी दिन वहाँ जितने भी नुमाइंदगान थे, कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे, उन्होंने यही अंदाज़ा लगाया था कि आसपास की जो इमारतें हैं लेफ्ट राइट वो इस लायक रहेंगी मखदूश हो गए नहीं। हैं जी। मीनवाइल वी हैव बीन जॉइंड बाय डीसी साउथ जावेद नबी खुशो साहब। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ताज़ा तरीन इत्तलात जावेद साहब क्या हैं? बहुत सारी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं, यानी कि डेथ टोल में जो है वो इजाफा हुआ है, बहुत ही तशवीशनाक है, लेकिन उसके बावजूद आसपास के लोग हैं और ख़ास तौर पे सोशल मीडिया वाले जो इस वक्त हैं वो कोई 100 कह रहा है, कोई 150 कह रहा है, कुछ दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि जी तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। तो क्या अंदाज़ा लगा रहे हैं हम कि कितने मज़ीद हमें बदकिस्मत ये नंबर्स जो हैं वो ऊपर जाते हुए नज़र आएंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, कल से जो हमने बिल्डिंग के अंदर कंप्लीट एंट्री की है उसमें तकरीबन मैंने जैसे मीडिया को ब्रीफिंग में बताया था 20 से 25 हमें डेड बॉडीज मिली थी जो हमने हॉस्पिटल भेज दी हैं। ये तकरीबन 55 टू 60 के करीब डेथ टोल है अभी। ओके। हमारे पास जो इनरोल हुई है टोटल इंफॉर्मेशन डेस्क में, वो अराउंड 86 के करीब हैं, 86। और आई थिंक नंबर्स जो हैं वो प्लस माइनस 3-4 हो सकते हैं, सही। बट रहेंगे इसी के करीब करीब। ठीक है जावेद साहब, रिम्पा प्लाजा और अतराफ की जो बिल्डिंग्स हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो अब सेफ नहीं है, उनके हवाले से बताइएगा कि क्या रिम्पा प्लाजा ही हुआ है अफेक्ट या फिर दीगर भी हुए हैं? देखिए जी, इस अफसोसनाक हादसे की वजह से रिम्पा प्लाजा का एक साइड जो रैंप है वहां से थोड़ी डैमेज हुई है, बट इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ जो है उसके लिए हमने एसबीसीए को इन्वॉल्व कर लिया है, और फर्दर जो रिपोर्ट एसबीसीए देगी तो उसके बाद हम उस पर डिसीजन लेंगे। कोसो ठीक है। साहब ये मुझे बताएं कि ये बहुत इस पे बात हो गई है कि जनाब फी नहीं है और ये सारे मामलात नहीं हैं। आपकी ये जो जुरिस्डिक्शन है, हमने देखा पिछले दिनों में आप भी इंक्रोचमेंट जो थी वहाँ पे उनको गिराने में आप पेश रहे, पीछे से वो हाजिम बंगार वो भी जो है इंक्रोचमेंट गिराने में पेश रहे। ये पूरा इलाका ज़रा बाकी देखने वालों को जो पूरे पाकिस्तान से ज़रा बताइएगा कि इनकी ऑडिट वगैरह, उसकी रिपोर्ट कैसी इमारती के सामने मोबाइल मार्केट है, आगे तो जाते जाएं तो आगे तो टावर तक अल्लाह माफ़ करे ऐसी इमारत बाजार हैं कि जहाँ पे आपको वैसे भी नॉर्मल दिनों में सांस नहीं आती, इतना खचाखच भरा होता है। क्या है हमारे फ्यूचर प्लान्स इस चीज़ को लेके? क्या सीखा हमने इस बदकिस्मत वाक़ये से? देखिए जी, आई थिंक बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो शायद मीडिया तक नहीं पहुंचती। फायर सेफ्टी सिस्टम्स को लेकर हम इस अफसोसनाक वाक़ये से पहले भी कार्रवाइयां करते रहे हैं, होते रहे हैं। मेजर जो काम हमसे मिलके केएमसी, एसबीसीए और सिविल डिफेंस तीनों मिलके कर रही हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयरिंग में थोड़ी शायद डिले हो जाती है, जिसकी वजह से मीडिया को टाइमली अपडेट नहीं किया जाता। ठीक। हमने वैसे भी स्पीड अप कर दी है ये एक्टिविटीज, कल भी हमने एक्शंस लिए हैं इस तरह के, और अभी भी आपने सही पॉइंट आउट किया है कि इस तरह के कुछ एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा काफी तादाद में लोग आते हैं, रोजाना आते हैं, और वहाँ पे अभी भी मेरे ख्याल में अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग हैं, और जो हम बहुत जल्द इम्प्लीमेंट करवाएंगे उनको। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आइडेंटिफिकेशन तो हुई होगी, मेरे ख्याल में हर साल ही होती होगी आइडेंटिफिकेशन के कौन से ऐसे इलाके। फिलहाल हम सिर्फ गुल प्लाजा एम ए जनार रोड की ही अगर सिर्फ हम बात कर लेते हैं, गुल प्लाजा, रिम्पा प्लाजा, इसके अतराफ और वहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स मौजूद हैं जो कि हम देख रहे हैं कि या तो इनक्रोच्ड हैं या फिर उनमें इस तरह के कोई फायर एग्जिट्स मौजूद नहीं है, इमरजेंसी एग्जिट मौजूद नहीं है, जिनको रेनोवेशन की ज़रूरत है, खस्ता हाल हो गई है, 10 और चीज़ें हो सकती हैं। क्या आइडेंटिफिकेशन की गई है इन बिल्डिंग्स की और उस पर कब एक्शन शुरू हो रहा है? जी, आइडेंटिफिकेशन तो हो गई है और उस पे अच्छा। हमने काम शुरू भी कर दिया है। कल हमने इस तरह की 6 बिल्डिंग्स हैं, 6 बाज़ार आप कह लें, उन पे हमने कार्रवाई की है। एसबीसीए ने भी 3 दिन का डेडलाइन दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम एसबीसीए के साथ मिलके, केएमसी के साथ, उनके फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलके और सिविल डिफेंस को ऑन बोर्ड लेके एंड ऑफ कोर्स पुलिस को साथ लेके हम इस पे अभी और स्पीड अप करने जा रहे हैं कार्रवाई। आइडेंटिफिकेशन हम कर चुके हैं और हमने ये टास्क दे दिया है मुख्तलिफ इन डिपार्टमेंट्स को, और जॉइंट टीम के थ्रू हम ये काम कर रहे हैं। कोसो साहब इसमें जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर ऑब्वियसली वो ताजिर बरादरी भी है। जहाँ उनकी गलती है वहीं पे वो स्टेक होल्डर में, तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये कि हम मतलब कि वी हैव बीन लिविंग इन कराची, मेरी पैदाइश कराची की है, तो हमने यही देखा है। हमने वो एम्प्रेस मार्केट भी देखी है जो तजावुज़ात से भरपूर थी, लेकिन जहाँ रिट की विल होती है
वो रिट मनवा ली जाती है। एम्प्रेस मार्केट आज साफ कर दी गई, पिछले दिनों बर्ड मार्केट भी साफ कर दी गई ना, वो जो गैर कानूनी है। तो और इसके आगे जो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, इसके आगे इतने छज्जे निकले हुए थे 2018, 19 या 20 में मुझे याद है, उन छज्जों को भी गिराया गया, उनको भी पीछे किया गया। द प्रॉब्लम इज कि ये 2 महीने 3 महीने की कार्रवाई होती है, उसके बाद दोबारा से चीज़ें जो है वो तजावुज़ात उभर के बनना शुरू हो जाती तजावुज़ात हो जाती हैं। हमें खुदा ना खास्ता ऐसे और कितने वाक़यात को झेलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा खाकम बदहन, कि हम सीखें और एक बार परमानेंटली इसको कर लेना। व्हाट आर द चैलेंजेस जो आप फेस करते हैं इसको परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाने में? जी, आपने सही पॉइंट आउट किया है कि ये रिकरेंस है तजावुज़ात की काफ़ी, और यही रीज़न है कि हम इस पे बार-बार बड़ी हेवीली जा रहे हैं। देखें, काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जिसके पीछे काफ़ी पसे पर्दा काफ़ी चीज़ें हम पब्लिक के सामने भी नहीं होती। अब देखें, काफ़ी अब जैसे आपने बर्ड मार्केट का एग्ज़ाम्पल लिया, तो दैट बर्ड मार्केट इज़ ऑन लिटिगेशन, ठीक है? और लिटिगेशन की वजह से अभी जब तक लिटिगेशन से क्लियर नहीं होता, तब तक हम इसको फाइनल रिज़ॉल्यूशन की तरफ नहीं ले जा सकते। तो इस तरह की काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें माफिया भी इस डाल लेना खुशबू साहब, इसमें अब वो पार्किंग माफिया भी डाल दें जो ट्रैफिक पुलिस अफसर को कहता है कि तुम हटा के दिखाओ मुझे, फिर मैं देखिए, दिखा आपने दूं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट साउथ में मैं आपको बता दूं कि माफिया आप कह सकते हैं, लेकिन हमने सबसे ज़्यादा पार्किंग करने इलीगल पार्किंग पे एफआईआर्स की हैं। सही। हमने 22 एफआईआर्स की हैं जब से पार्किंग खत्म की गई है केएमसी की तरफ से। हम अच्छा। कार्रवाइयाँ दिन-ब-दिन कर रहे हैं और उसको अब हम डेवलप करने जा रहे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा जावेद साहब, इस दफ़ा मुझे क्या तसल्ली है या मुझे क्या गारंटी है कि इतने बड़े सानहे के बाद अब दोबारा यहाँ पर इंक्रोचमेंट्स नहीं होंगी? क्योंकि आपको याद होगा गुल प्लाजा में तो पिछले साल भी आग लगी थी, उस वक्त भी इनको वार्न किया गया था कि आप ओवर क्राउडेड हैं, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा, जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा दुकानें हैं, लेकिन पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल उस वार्निंग के बाद वहाँ पर दुकानें कम नहीं की गई, एग्जिट्स को नहीं देखा गया। अब मैं कैसे इस बात की तसल्ली करूं कि अब ये वाक़यात नहीं होंगे और इस बार जो इंक्रोचमेंट्स और इस तरह की बिल्डिंग्स को साफ करने का काम शुरू हुआ है, ये पाया तकमील तक पहुंचा दिया जाएगा? जी, इंशाल्लाह हम इसमें पुरज़्ज़म हैं और हम ये करेंगे, और इस पे डेफ़िनेटली देखें जी, इंसानी ज़िंदगियों का सवाल है। मैंने जैसे पहले कहा, हम जी। पहले भी कर रहे थे, अब हम इसको और तेज़ी के साथ करेंगे और ज़ीरो टॉलरेंस के साथ करेंगे। अच्छा, और जावेद नबी साहब, इससे एक आखिरी चीज़, कुछ नंबर्स की अगर बात कर लें, कंफर्म्ड ऑफिशियल नंबर्स डेथ्स के, और प्लस ये कि पहले ही दिन एक डेस्क कायम कर दी गई थी दफ्तर के बिल्कुल पिछले अहाते में, वो हमने अपनी आंखों से देखा था। मिसिंग पर्सन अब तक हमारे पास उनकी क्या डिटेल्स आई हैं, कंफर्म डेथ्स क्या है ऑफिशियल, एक आखिरी बस चीज़ बता दीजिए। जी, कंफर्म डेथ जो है अभी तक 55 टू 60 के करीब है, और मिसिंग पर्सन्स जो अभी करंटली मैं आपको अगर बताऊं तो 86 हैं, जो एनरोल हुई हैं इन्फॉर्मेशन डेस्क में, वो भी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। एक बार वेरीफाई पुलिस से होकर आ जाएं तो हम आपको मिसिंग पर्सन का भी कंफर्म डेथ रेट दे देंगे। ठीक है, ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया जावेद साहब। जावेद नबी खोसू साहब, और उम्मीद करते हैं कि जो की है पिछले 3-4 दिनों से जो गुफ्तगू हो रही है उसका कोई हल निकल सके, बार बार हमें इस तरह के सानेहात पे आंसू न बहाने पड़े। एब्सोल्युटली, वी फाइनली लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक। सी यू आफ्टर दिस। एक बार फिर हमें ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। इससे पहले कि हम अपने नेक्स्ट गेस्ट को लें, जस्ट वन लाइनर, और हमने हमारे प्लेटफॉर्म ने, हमारे मॉर्निंग शो की टीम ने कोशिश की कुछ इन्फ्लुएंसर्स से बात करने की, जो इस सारे मामले पे बहुत ज़्यादा पिछले 4 दिनों से आवाम के दुख में शरीक हैं, लेकिन खातिर खा उनकी तरफ से जवाब नहीं मिला। उनके लिए बस एक यही लाइन, थोड़ा सा चारा देख के बस्ती की बकरियाँ गज़लें सुना रही हैं कसाई की शान में। बहुत ही अफसोसनाक ये वाक़या, और डीसी साउथ के मुताबिक 86 अब तक लापता है, 55 से 60 डेथ्स हैं। हमारे साथ इस सारे मामले पे बात करने के लिए मौजूद हैं सैफुद्दीन एडवोकेट साहब। आप नायब अमीर जमात इस्लामी कराची और अपोजिशन लीडर हैं सिटी काउंसिल में। सैफुद्दीन साहब, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इस कड़े मौजू पे, इस सख्तगीर मौजू पे, इस रंजीदा मौजू पे हम पिछले 4 दिन से गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन पिछले 2 दिनों का शाखसाना ये निकला है कि इसकी हुकूमत थी, उसकी हुकूमत थी, इसकी ज़िम्मेदारी थी, उसकी ज़िम्मेदारी थी, मेयर और ना आए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारे मामलात हैं। अभी तक
लाशें पूरी निकली भी नहीं हैं और कुछ मनाजिर हम दिखा नहीं सकते, कुछ जुमले हम बोल भी नहीं सकते, सिर्फ राख निकल रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा। इस सारे मामले पे भी हम अभी ये अगर बातें करेंगे कि इसकी जिम्मेदारी, उसकी जिम्मेदारी, वही वाली बात गटर के ढक्कन वाली कि जमात का नाजिम होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, पीपल्स पार्टी का नाजिम था। अभी वहाँ की राख तो ठंडी होने दें, उसके बाद ये लड़ाइयाँ कर लीजिएगा। देखिए बात यह है कि ये भी एक टेक्निक है कि अपनी नाअहली पर, अपनी कोताही पर पर्दा डालने के लिए ये कहना शुरू कर दो कि भाई ब्लेम गेम हो रहा है और सियासत हो रही है और पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। इससे मेरा कहना ये है कि जमात इस्लामी के तौर पर हम तो ब्लेम गेम खाली नहीं करते, हम तो एक काम कर रहे हैं, हमारे जमाकार वहाँ लगे हुए हैं, जमात इस्लामी के लोग वहाँ खड़े हुए हैं, हमारे कैंप वहाँ पर लगे हुए हैं, इन सब जना इस काम में लगे हुए हैं। लेकिन बात यह है कि कराची में तानीले की बात तानिया, हादसे की बात हादसा हुए चला जा रहा है और 17 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं कि कराची में बड़े बड़े आतिशबाजी के वाकयात सिर्फ नहीं हो रहे, बल्कि इस तरह के वाकयात हो रहे हैं कि बच्चे गटरों में गिर रहे हैं। 1 साल में 27-28 बच्चे गटरों में गिरकर अब तक क्या भाग हो चुके हैं, सैकड़ों के नीचे बच्चे आ रहे हैं। क्या मतलब कराची में क्या नहीं हो रहा। अभी बात हो रही थी थोड़ी देर पहले मौसम की कहीं पर, तो मैंने कहा कराची वालों से मौसम की बात सुन के उनकी टांगें कांपना शुरू कर देती है। अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। तो कराची को एक ऐसा शहर बना दिया गया है जो लावारिस और यतीमी का मंजर पेश कर रहा है। ऐसी सूरत हाल में जब कोई सालिहा पेश आएगा तो बात तो नहीं होगी। बात इसलिए होगी कि जब एक सालिहे के बाद गवर्नमेंट उसका नोटिस नहीं लेती, अच्छा, दूसरे सालिहे के बाद नहीं लेती। बिल्कुल ठीक। अच्छा सैफ साहब, हम आपको दोबारा करेक्ट कर रहे हैं क्योंकि आप गुफ्तगू हम कर रहे हैं, कुछ तकनीकी बुनियादों की वजह से आवाज़ आपकी क्रिस्टल क्लियर हम तक नहीं पहुँची है। वी आर कनेक्टिंग यू अगेन। तो खैर इस वक्त मामला ये है सादिया, कल एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या उस वक्त हुआ जिस वक्त फ्लोर पे, असेंबली के फ्लोर पे कादिर पटेल गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बड़े नाम लिए और सब कुछ किया, परसों का वाक़या, बड़े नाम लिए, सब कुछ किया। फिर पीछे से उन्हें एक पर्ची आई और वो आसफा की तरफ से वो सामने आसफा बैठी हुई थी, जिनको पर्ची थी और जिसके बाद वो बात पर्ची से पहले की बात ये थी कि फला के ड्राइवर ने कर दिया, फला ने ये कर दिया। पर्ची के बाद की गुफ्तगू थी आइए मिलके काम करें। हाँ, yeah. So this is basically the attitude where हमें किसी ना किसी की ज़रूरत पड़ती है कि कोई हमें ये बताए कि हमारे हॉर्सेस कैसे रुकने चाहिए, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमारी लाइन क्या होनी चाहिए। ऐसे में मैं या फैसल या हमारे जैसे और सिटीजन्स जो इस शहर में रहते हैं और आए दिन किसी ना किसी मसले के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते रहते हैं और रोते हैं और गिड़गिड़ाते हैं कि खुदा रहा हमारे बच्चों को जो है और हमें सेफ्टी चाहिए इस शहर के अंदर, उससे नीयत का अंदाज़ा होता है कि कितनी हम चाहते हैं इन चैलेंजेस को सॉल्व करना। मेरे ख्याल से एसी वाले ठंडे कमरों में बैठ के इस तरह की गुफ्तगू करना इतना आसान हो जाता है। आप ये देखें कि कादिर पटेल तो सामने फायरी ज़बान में गुफ्तगू कर रहे हैं, पीछे जो साहिबान मौजूद हैं वो हल्की मुस्कुराहट चेहरों पे सजाए कराची के इस नोहे को सुन रहे थे। अब वक्त आ गया है कि इस शहर का कोई वाली वारिस हो जो ये कह सके, जो दादरसी कर सके, जो जख्मों पे नमक ना छिड़के, जो जख्मों पे मरहम रख सके, लोगों को ये ना कहे कि इतने लोग हो गए, इतने लोग हो गए। एक बार फिर सैफुद्दीन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद है। सैफ साहब, उम्मीद है कि आपको अब आवाज़ आ रही होगी, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा अपनी गुफ्तगू को भी साथ में, तो क्योंकि आप भी इस शहर के नुमाइंदे हैं, इन इलाकों में आपका जाना होता रहता है। क्या आपको असल मुद्दा नज़र क्या आता है? इंक्रोचमेंट है, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल है, करप्शन है, वो क्या चीज़ है जो ठीक करे तो ये वाक़यात ना हो? ज़रा बताइए। देखिए, कराची के अंदर गवर्नमेंट नामी कोई चीज़ नज़र नहीं आती। आपको गवर्नमेंट की जगह जो चीज़ नज़र आती है ना, वो करप्शन नज़र आती है। आपको गवर्नमेंट देखिए इस चीज़ में नज़र आती है कि आप जब सड़क पर चल रहे हो तो सड़क आपको बनी हुई नज़र आए। आपको गवर्नमेंट इसमें नज़र आती है कि ट्रैफिक ठीक नज़र आए। आपको गवर्नमेंट इसमें नजर आती है कहीं आग लग जाए तो उसको बुझाने का प्रॉपर इंतजाम हो। आपको गवर्नमेंट इसमें नजर आती है कि बिल्डिंगें कानून के मुताबिक बन रही हो। तो गवर्नमेंट इस चीज का नाम होता है। ये समझते हैं कि गवर्नमेंट इस चीज का नाम है कि टेलीविजन पर आकर अपनी शक्लें दिखा दो, बड़े बड़े दफ्तरों में बैठो, इजलास करो, घूमो फिरो, मीटिंग अटेंड करो। ये समझते हैं गवर्नमेंट इसका नाम है। और बाकी सारे वसाइल और जितने चीजें हैं वो हड़प कर जाओ। देखिए, कराची इस वक्त बदतरीन सूरत हाल से गुजर रहा है। कराची जो है, आप तस्वुर नहीं कर सकते कि कराची के लोग किस अजियत की जिंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से जब लोग आते हैं तो वो यकीनन हमसे हमदर्दी का इजहार करते हैं, कहते हैं यार आप इस शहर में रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, क्या ना पानी है, न सड़कें हैं, न पार्क है, न पुलिस का कोई निज़ाम है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सड़कों पे तजावुजात हैं, चलना मुश्किल है।
तो इसी सूरत में देखिए जो बात हो रही है वो बिल्कुल ठीक बात हो रही है। और गवर्नमेंट की जानिब से ये कहना कि जी ब्लेम गेम हो रहा है, पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, ये एक टेक्निक है। अच्छा, हर दफा यही होता है, सिविल तसल्लियां दी जाती हैं, एक चीज आइंदा के इक़दामात का ऐलान किया जाता है, तहकीकाती कमेटी बनती है, होता तो कुछ भी नहीं है ना। कई कमेटियां बन चुकी हैं, अच्छा साहब साहब एक मेरा ज़िमनी सवाल ले लीजिएगा। कहा यह जाता है, और आज से नहीं, ये वसीम अख्तर के ज़माने से ये बात कही जाती है, मेरे पास मेयर जो बनता है, मेरे पास इख्तियारात नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, केएमसी के मुलाजमीन को देने के लिए तनख्वाहें नहीं है, सड़क पे लगाने के लिए लाइटों के पैसे नहीं हैं, और फला ढिमका। फिर ये कहा जाता है कि एक अथॉरिटी नहीं है, मजाज शहर में 16 अथॉरिटियां हैं। ये सारे उज़ुर रखे जाते हैं। आप उस जगह पे मौजूद हैं जहां फैसले होते हैं शहर के, मुझे बताएं इन सारे जो उज़ुर पेश की जाती है इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए, हेलो जी जी बताइए। देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि इसमें आधी सच्चाई है। कराची के अंदर ये बात अपनी जगह ठीक है कि जमीन बहुत सारे इदारों के मातहत आती है, लेकिन मुझे ये बताइए कि 2001 का एक निज़ाम था जिसमें कराची के सारे इदारे एक छतरी तले आ गए थे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने खुद 2013 का बल्दियाती एक्ट मंजूर किया। इस एक्ट में उसने बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को अलग कर दिया, वाटर बोर्ड को अलग कर दिया, मास ट्रांजिट अथॉरिटी को अलग कर दिया, मास्टर प्लान अथॉरिटी को अलग कर दिया, सारे इदारे अलग करके यहाँ तक के सैनिटेशन का निज़ाम, गली के अंदर झाड़ू देने का निज़ाम भी उसने अलग कर दिया और उसको सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाकर अपने पास ले लिया। आप मुझे ये बताइए कि जब सारे इदारे हुकूमत सिंध ने अपने पास रख लिए और केएमसी के पास, टाउन के पास, यूसी के पास कोई इदारा नहीं छोड़ा, तो उसके बाद ये बात कहनी कि जी कराची में 16 इदारे काम कर रहे हैं, ऐसी ये सारी बातें फजूल हैं बिल्कुल। जो इदारे आपके पास ऑलरेडी हैं उनको तो एक छतरी तरह ले आइए। आपने खुद कराची को तितर बितर किया, एमडीए को अलग कर दिया, एलडीए को अलग कर दिया। उस वक्त जब 2013 में इन सारे इदारों को अलग किया जा रहा था तो ये उज़र पेश किया जा रहा था कि अंडर वन अम्ब्रेला चूंकि ये इदारे जिम्मेदारी बढ़ा देते हैं इसलिए इनको अलग किया जाएगा ताकि इनकी परफॉर्मेंस और इनकी एफिशिएंसी को बेटर बनाया जाए। अभी भी ठीक है, हम मान लेते हैं कि बहुत इनको अलग अलग कर दिया गया, लेकिन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सिंध गवर्नमेंट ही काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि इनका इंतजाम जो है वो मार्स के हाथ में है, केएमसी का जो है वो वेनस के हाथ में है। इंतजाम तो है तो इसी सूबे के अंडर ही आता, फिर भी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं हो सकती इसको सॉल्व करने के लिए। मतलब मैं और आप हम जानते हैं कि छोटे से छोटे घर का जो निज़ाम होता है उसी तरह से बाकी चीज़ें भी मैनेज होती है। आप जानते हैं कि लोकल बॉडी है, उसके नीचे सिटी काउंसिल है या उसके नीचे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, किसी ना किसी के तो मातहत है ना। 1 साल पहले गुल प्लाजा में वार्निंग दी जाती है एक छोटी सी आग के बाद, कैसे हल नहीं हुआ ये मसला? क्योंकि आपने उस मसले को हल करने की नियत नहीं की ना। यू लेट गो समथिंग, आपने कुछ स्लाइड होने दिया होगा। 100% करेक्ट। देखें, ये बात जो है ना, ये तो मेयर साहब की जानिब से कही जाती है, लेकिन अब तो सिंध हुकूमत भी इन्हीं की है ना। सिंध हुकूमत भी इनकी है, केएमसी भी इनकी है, 13 टाउन कराची के अंदर इनके हैं, सिंध हुकूमत के मातहत सारे के सारे इदारे हैं। उसके बाद फिर ये बात करना मेयर साहब ये बात करते हैं, सिंध हुकूमत तो ये बात नहीं करती। अब तो पीपल्स पार्टी के पास देखें सारे के सारे इदारे मौजूद हैं। उसके बाद अगर ये डिलीवरी ना कर सकें, उसके बाद कराची में बदतरीन सूरत हाल नजर आए, उसके बाद कराची में जो हजारों अरब रुपया गवर्नमेंट ऑफ सिंध के पास है वो लगता हुआ नजर ना आए और कराची के शहरी बदतरीन बदहाली की तस्वीर बने हुए, तो उसके बाद तो फिर ये बात बनती है कि सारे लोग इन पे तनकीद करें, और तनकीद नहीं करें, इनको हटाने की कोशिश करें, क्योंकि ये कराची के लोगों के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन गए। कराची के लोगों की ना जान महफूज है, ना माल महफूज है, ना उनको कोई आसाइश या सहूलत मैसर है, तकलीफ का शिकार है। लोग मारे फिर रहे हैं। आप कराची में देखिए 40-50 लाख लोग मोटरसाइकिलों पे सफर करते हैं। क्यों सफर करते हैं? इसलिए कि ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मौजूद नहीं है, सड़कें मौजूद नहीं है। इन्होंने ई चालान के नाम पर चालान करने शुरू कर दिए, सड़कें तो मुहैया नहीं की, लोगों को सहूलत बिल्कुल साहब, हम इस पे गुफ्तगू करते जाएं, 2 दिन लग जाएंगे, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। लेकिन उम्मीद यही है आप लोगों से जो इस वक्त ऐवानों में बैठे हुए हैं कि हमारी आवाज़ बन के इस मसले को हल करें। बहुत शुक्रिया। सैफुद्दीन एडवोकेट हमारे साथ मौजूद, इस अहम मामले पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम
वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मौसम ने अपना रंग बदल लिया है और साइबेरियन हवाएं पाकिस्तान को ठंडा ठार करने पहुंच चुकी है और इसी वजह से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कराची में आज बारिश हो सकती है और बारिश के बाद टेम्परेचर लो भी हो सकता है। दर्जाए हरारत एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि हो सकता है सिंगल डिजिट तक चला जाए। एब्सोल्युटली। तो चलिए कहाँ कहाँ मौसम कैसा है इसको तो हमने आपको बताया है। चलते हैं आपको डायरेक्ट लेके आज़ाद कश्मीर। यहाँ पे सर्दी की शदीद लहर है लेकिन सयाह कैसे रुकें। ब्यूरो चीफ आज़ाद कश्मीर बशारत मुग़ल हमारे साथ मौजूद है। बशारत, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत रियासत भर के 10 अजला का मौसम आज खुशगवार है। आज़ाद कश्मीर में जो हालिया बर्फबारी हुई है उसके बाद यूं ही यहाँ धूप निकली है और ये बुलंदोबाला पहाड़ एक खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। बिल्कुल मेरे अकब में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में सियाहों ने आज़ाद कश्मीर के बलाई इलाकों का रुख किया हुआ है। यहाँ उनकी मौज मस्ती हो रही है, हल्ला गुल्ला हो रहा है और इस खूबसूरत मौसम से आने वाले सियाह महजूज हो रहे हैं। जिन जिन सियाहों से हमारी बात हुई है उनका यही कहना है कि कश्मीर वाकई ही बहुत खूबसूरत है और ये बुलंदोबाला पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए ये नज़ारे हमने इससे पहले नहीं देखे। और साथ ही मुल्क के तूलो आर से आने वाले जो सियाह हैं वो हुकूमत वक्त को ये मशवरा भी दे रहे हैं कि हुकूमत अगर इन सियाती मकामात के ऊपर मज़ीद इक़दाम करे, लोगों को सहूलियात दे, सियाहों की बड़ी तादाद यहाँ आ सकती है जिससे मुकामी लोगों के रोज़गार में भी इजाफा हो सकता है और लोग यहाँ से अच्छी यादें लेके अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। जबकि मौसम का हाल बताने वाले कि आइंदा 24 घंटों के दौरान आज़ाद कश्मीर भर का मौसम मज़ीद सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। ठीक है बशारत, आपका बहुत शुक्रिया फॉर ऑल द डिटेल्स फ्रॉम आज़ाद कश्मीर। आई रियली होप कि वहाँ जो सयाह वहाँ गए हैं वो इंजॉय करें और अपने आप को किसी मुश्किल में ना फंसाएं। प्लीज़ बी केयरफुल ताकि ये जो टूर है आपके लिए अच्छा, आपकी फैमिली के लिए अच्छा रहे। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो वेदर पैटर्न है ये पाकिस्तान में चेंज तो हुआ है, इसने इंटेंसिटी को मेरे ख्याल में सर्दी की बढ़ा दिया है, टेम्परेचर नीचे जा रहा है, बट द ओवरऑल स्पैन ऑफ विंटर्स हैज़ ऑल्सो श्रिंक। इसी पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, आप हमारे माहौलियात हैं। डॉक्टर साहिबा अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। क्या ये सही है जो मैं बात कर रही हूँ कि इस बार हमने देखा कि सर्दी गई एक्सट्रीम की तरफ, यानी आप रूरल पंजाब में भी देख लें, इवन लाहौर सिटी में भी देख लें, लोग कह रहे हैं बहुत सर्दी है बहुत सर्दी है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये स्पैन श्रिंक हुआ है विंटर का। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ये विंटर का स्पैन बिल्कुल श्रिंक हुआ है और इसमें शिद्दत में भी इजाफा हुआ है, लेकिन ये भी टेम्परेरी है और ये इसलिए कि क्लाइमेट चेंज ने जो है आपका ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं या मगरिबी हवाओं का सिलसिला जिसकी वजह से सर्दियों में बारिशें और बर्फबारी आती है, ये वीक हो गया सिस्टम। और इसके अलावा जो आपके लोकल भी मेट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जिसमें नमी होती है और इसके अलावा आबो हवा में अगर सर्दियों में ज़रा सा भी टेम्परेचर ऊपर हो या गर्म हो सरफेस टेम्परेचर, तो भी आपकी ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब पाकिस्तान में पहुंचती है तो यहाँ कमज़ोर हो जाती है और हल्की फुल्की बारिश करती है और चली जाती है। तो अभी दिसंबर में हमने यही सिलसिला देखा, नवंबर में भी देखा कि उस तरह से ना बारिश हुई ना सर्दी जो है वो ड्राई सर्दी पड़ी, लेकिन आपकी नमी वाला जो फैक्टर था वो इतना नहीं रहा। तो वो सर्दी महसूस ज्यादा होती है उन इलाकों में जहाँ पे आपके ये फॉग या स्मॉग ज्यादा होते हैं। I also felt कि इस बार बर्फबारी जल्दी हुई कंपैरेटिवली, मतलब पिछले 2 सालों में बर्फबारी लोग जाते थे देखने के लिए, उन्हें बर्फबारी नहीं मिलती थी, वापस आ जाते थे। इस बार अनएक्सपेक्टेडली आपको नवंबर में, इवन अक्टूबर एंड में भी कुछ इलाकों में तो बर्फबारी हमें थोड़ी बहुत मिली। जी वो अनएक्सपेक्टेडली इस साल जो है बर्फबारी हुई है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें पिछले कुछ डेकेड्स में जो सर्दी का ट्रेंड रहता था, आपको बर्फबारी मिलती थी नवंबर एंड से दिसंबर में, ये मामूल होता था। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में बर्फबारी का ट्रेंड जनवरी मिड में आ गया है, यानी अच्छी बर्फबारी अब आपको जनवरी मिड से मिलती है, दिसंबर में अब उस तरह से नहीं होता। हाँ कुछ इलाकों में होती है लेकिन अदरवाइज नहीं होता। तो ये क्लाइमेट चेंज ने आपका पूरा वेदर सिस्टम या वेदर पैटर्न जो है वो शिफ्ट कर दिया है। सर्दियां श्रिंक है। हम ये बात कर रहे हैं कि हमारे उन महीनों में जिसमें होती थी बर्फबारी शिफ्ट हो रही है, आगे बढ़ रही है, पीछे जा रही है, बारिश आगे पीछे हो रही है, ऑल दैट। इससे मेरे मुल्क की ज़राअत पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, हमने उसकी क्या तैयारी की है, ये बताइए। ये बहुत अहम क्वेश्चन है क्योंकि अब ये जो आपका मौसम है ये बताएगा कि आपकी फसलें किस तरह से उगेंगी और आपको कितना जो है वो हार्वेस्ट मिलेगा। खरीफ क्रॉप हो गए, रबी क्रॉप हो गए, ये सारे सीजनल जो है ये डिपेंडेंस है इनकी। तो अब आपको ये देखना है कि जैसे गर्मी एकदम 40 से अबव टेम्परेचर चला जाता है, ड्राई स्पेल होता है और आपके जो रेन फेड एग्रीकल्चर है या जो इरिगेटेड लैंड है वहाँ पे पानी मौजूद नहीं होगा। सर्दी में भी अब आप देखें जो आपका
पानी होना चाहिए, ड्राइनेस की वजह से, बारिशें ना होने की वजह से वो पानी मौजूद नहीं होता। तो किसान को आपको प्रॉपर पॉलिसी देनी पड़ेगी कि कौन से क्लाइमेट टॉलरेंट और क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप जो है यहाँ ग्रो करने की जरूरत है, और उसको किस हद तक जो है आपको पानी का तनासब किस तरह से मैनेज करना है। तो ये सारा डिपेंड करे आपके क्लाइमेट चेंज पे। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अभी भी इसको क्लाइमेट इमरजेंसी के तनासब में एग्रीकल्चर को हम अभी भी नहीं देख रहे। तो खुराक की किल्लत एक बहुत बड़ा फैक्टर है और इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज का, जो कि हम लोग कुछ फेस कर रहे हैं। एक्सपर्ट्स जैनब ये कह रहे हैं कि ये एक पैटर्न है जो सदियों में रिपीट हो जाता है। जैसे अभी हमने रशिया में विटनेस किया, आफ्टर 147 इयर्स इस तरह की बर्फबारी वहाँ हुई है। मैं आपको भी एक मिसाल दे रही थी कि खुजराब की तरफ, बाबूसर की तरफ अर्ली अक्टूबर में 3-4 अक्टूबर को ये बर्फबारी हो गई थी। सो ये डेंजरस है या हम अपने नॉर्मल पैटर्न की तरफ वापस जा रहे हैं? देखिए, ये कहना रिपीट होते, कुछ बहुत सारे पैटर्न्स आपके वेदर साइकिल में होते हैं जो रिपीट होते हैं, लेकिन आप क्लाइमेट चेंज को भी डिनाई नहीं कर सकते। अब ओके। मसला ये है कि हमारे पास जो डेटा मौजूद है, हम वेदर डेटा देते हैं रोज का या हफ्ते का या चले 10 दिन का, हम उसकी बेसिस पे एनालाइज नहीं करते कि प्रोजेक्टेड ट्रेंड यहाँ पे क्या होगा। देखिए, पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी है, वो बताते हैं कि इसका हमारी खुराक पे क्या असर आता है, हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम पे क्या असर आ सकता राइट। है। हम एक सिंपल एक सर्टेन मिथ्स की बेसिस पे या सर्टेन एक प्रोजेक्शन ना कर पाए और हम ये असेस करें कि ये तो होता रहता है, तो मेरे ख्याल से वो हमारे ना ओवरऑल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, अब 20 साल भी देखेंगे, मौसम चेंज हो रहे हैं। और इसी तरह अगर हम इस चीज़ पर रिलाई करते रहे और डेटा को हमने एनालाइज नहीं किया, अपने प्रोजेक्शंस नहीं की, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह है। तो बिल्कुल मेरे ठीक ख्याल है। से इसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ैनब, आप इस हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू कर रही थी। सबसे अहम ये कि जो वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं उसके हवाले से हमारी तैयारी क्या है Adaptability क्या है, कौमी सतह पे। वेल विद दैट absolutely. हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। दिन का आगाज़ अच्छा होता है तो अच्छी खबरें भी आपके साथ होनी चाहिए। 4 साल के वक्फे के बाद पाकिस्तान की आलमी बॉन्ड मार्केट में वापसी की तैयारी। डेवॉस में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में पाकिस्तानी वफ़द ने आलमी सरमाकारों को बावर कराया कि पाकिस्तान की मईशत अब एक मुश्किल दौर से निकल कर बेहतरी की समत गामज़न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर वज़ीर आज़म या शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के बेहतर होते माशी अशारियों, माली नज़्मो ज़ब्त और इस्लाहाती एजेंडे से आगाह भी किया। और स्विट्ज़रलैंड के शहर डेवॉस में पैथफाइंडर ग्रुप के ज़ेरे एहतमाम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर इंस्पायरिंग पाकिस्तान फोरम की पुरवकार तकरीब में पाकिस्तान की तरक्की, कुदरती वसाइल और सरमायाकारी के वसी मौक़े को उजागर भी किया गया। चेयरमैन पाथफाइंडर ग्रुप इकराम सहगल ने जोर दिया कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जाना चाहिए। इस मौके पर एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के आज़म का यादा करते हुए बोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि एशिया पाक गुज़िश्ता 10 वर्षों से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है और इस दौरान तजर्बा गैर मामूली तौर पर शानदार रहा है। समीर चिश्ती का कहना था कि एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी पर महज बुलिश नहीं बल्कि मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। सोच बुलिश नहीं, मैक्सिमम बुलिश है। पाकिस्तान में सरमायाकारी का तजर्बा आउटस्टैंडिंग करार। एशिया पाक इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में मजीद सरमायाकारी के लिए तैयार। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती का बड़े अज़्म का इजहार। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में समीर चिश्ती ने कहा कि एशिया पाक गुज़िश्ता 10 वर्षों से पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है और इस दौरान तजर्बा गैर मामूली तौर पर शानदार रहा है। We have been investing in Pakistan for 10 years. Over the last 10 years, we have acquired 10 different companies, and over the 10 years, we have invested in them. We have created jobs, we have created a profit growth, and we have paid a lot of taxes to the government of Pakistan. So we would say our 10-year experience in Pakistan as an investor has been outstanding, has been absolutely outstanding. समीर चिश्ती बोले, एशिया पाक पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से न सिर्फ बुलिश बल्कि मैक्सिमम बुलिश सोच रखती है। I'm extremely bullish on Pakistan. We over the last 10 years, Asia Pac has invested $4 billion in Pakistan
in 10 different companies. We announced that Asia Pac has decided to invest $5 billion additional dollars in Pakistan in a variety of industries. So we are not just bullish, we are maximum bullish. एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जेक्टिव चेयरमैन ने सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल बनाने की काविशों पर सियासी और अस्करी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बोले वजीर आजम, नायब वजीर आजम और वजीर खजाना के हालिया इक़दामात से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आया है। Expect the Prime Minister or the Field Marshal or Ori to do our work for us. Their job is international relations policy and creating the environment so that business people can succeed, go develop innovative products and services, invest money, and make long-term decisions. समीर चिश्ती ने पाकिस्तान को दुनिया की मिडिल पावर करार दिया। बोले पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने अमेरिका और चीन दोनों से बेहतरीन ताल्लुकात कायम किए और सऊदी अरब, मुत्तहिदा अमारात से भी शिराकतदारी कायम की। Pakistan is the only middle power in the world that has excellent relationships with both China and the US. And of course, we have amazing relationships with all the regional powers such as Saudi Arabia and UAE. Investors like us have a long-term horizon. We invest with a 10, 15, 20-year horizon minimum. So you can't change your mind in the middle of that. It is true that Pakistan's investment climate has suffered because too many governments changed their mind. They did a lot of U-turns, and we can't afford any U-turns anymore. उन्होंने जोर दिया कि सरमायाकारों के लिए सबसे अहम चीज इस्तेहकाम और पॉलिसियों में तसलसल है। माजी में बार बार पॉलिसी तब्दीलियों और यू-टर्न से सरमायाकारी का माहौल मुतासिर हुआ। अब पाकिस्तान मजीद किसी यू-टर्न का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसी सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नज़ीर। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई एम श्योर कि इस तरह के डेलीगेट्स का आप भी हिस्सा रहे हैं इन योर टेन्योर। सबसे पहले तो इस पूरे फोरम को कैसे समराइज़ करेंगे, कितना बेहतर रहा ये पाकिस्तान के लिए? देखिए, एक तो बात यह है कि पाकिस्तान की फॉरेन एंगेजमेंट इस वक्त बहुत अच्छी है। आई मीन वेदर इट्स द टैरिफ विद द यूएस, CPEC 2 की बातें हो रही हैं, विच इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। यू नो, आपने CPEC 1 करके इतनी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया है, उसको यूज़ करना, यू नो, डिफेंस पैक्ट्स, एवरीथिंग, KSA, UAE। सो अगर आप उस पर्सपेक्टिव में देखें तो इट्स अ गुड स्टोरी फॉर पाकिस्तान दैट यू नो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अच्छी है। ये जो डेवोस का फोरम है, आई थिंक ओवर द इयर्स इट हैज़ ग्रोन। व्हेनेवर आई हैव यू नो हर्ड पीपल देयर, ये 56th शायद एनुअल जनरल मीटिंग है जो इस वक्त हो रही है। इसमें अच्छी स्पिरिट होती है। पाकिस्तान का एक केस है, आप उस केस को यू नो शोकेस कर सकते हैं। IMF लेड पाकिस्तान में एक स्टेबलाइजेशन है, एक ख्वाहिश है कि हम पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट एंड पार्टनरशिप्स बना सकें। एक बायलैटरल और मल्टीलैटरल आउटरीच हो जाती है, जिसका मतलब यह है कि हम यू नो द मल्टीलैटरल्स आर देयर, आप उनके साथ एंगेज कर सकते हैं। बायलैटरल्स हैं और अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हाईलाइट कर सकते हैं कि आपकी रिफॉर्म जो अब तक हुआ है उसकी क्या सक्सेस है। और इट गिव्स यू नो अ कंट्री अ लॉट ऑफ डिप्लोमेटिक विजिबिलिटी। पाकिस्तान का स्टॉल होता है, सो एक सिग्नल है टू ग्लोबल इन्वेस्टर्स कि आप ये करना चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि अच्छा एक इकोनॉमिक नैरेटिव है, ये आप बिल्ड कर सकते हैं, बट दैट डजंट एट ऑल मीन कि आप जब भी पाकिस्तान के नंबर देखते हैं, आप पाकिस्तान की चीज़ें देखते हैं, जो पाकिस्तान की चैलेंजेस हैं ऑन द लोकल लेवल, वेदर इट्स यू नो सॉल्विंग योर कंस्ट्रेंट्स ऑन ग्रोथ, वो अपनी जगह कायम है। और नैरेटिव बिल्डिंग इज एज इम्पॉर्टेंट as is the ground reality that Pakistan and the implementation of your policy as well. Absolutely. डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपने खुद भी देखा होगा यू नो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे यू नो औरंगजेब साहब का ये कहना था कि पैंडा बॉन्ड्स का हम इनॉग्रेट कर रहे हैं। हाउ सिग्निफिकेंट इट इज़ फॉर पाकिस्तान कि अगर हम पैंडा बॉन्ड्स का इजरा करने जा रहे हैं इन चाइनीज़ मार्केट एंड एट द सेम टाइम इसका ऐलान वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में करना कितना सिग्निफिकेंट है पाकिस्तान के लिए? सर, लेट मी टेल यू दिस, यू नो 2015 में आई रिमेंबर आई वाज इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री और हमने यही जो सारा काम किया था 250 मिलियन पैंडा बॉन्ड फ्लोट करने का चाइनीज मार्केट में। और उस वक्त इसलिए नहीं फ्लोट किया था कि छोटा वो लग रहा था इशू। तो यू नो जब हम यूरोप या अमेरिका करते थे तो बड़े इश्यूज करते थे, पर इट्स अ गुड स्टोरी, आपको करना चाहिए। अच्छी मार्केट है। इट गिव्स कि अगर पाकिस्तान का एक सिग्नल है टू रिटर्न टू अ ग्लोबल मार्केट आफ्टर अ गैप, बिकॉज बहुत बड़ा एक गैप आ गया है पाकिस्तान की, जब एक सिचुएशन ऐसी हुई जब हमें फंड के साथ जाना पड़ा। मार्केट परफॉर्मेंस जो है वो एक सिग्नल करती है
सेंटिमेंट पाकिस्तान के बारे में कि इन्वेस्टर्स आर हैप्पी टू गिव मनी। एक क्रेडिट रेटिंग्स थोड़ी सी अभी ये भी याद रखिए कि हमारी जो सॉवरेन रेटिंग है अभी भी इट्स इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, बट फंड की एंगेजमेंट से कुछ बेहतर हो गई है। वी आर स्टिल ये एक नॉन इन्वेस्टेबल रेंज में है, सो वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बट let's see what the interest cost is. Authorities का ख्याल है कि interest cost is going to be lower than what we've been getting. Let's see क्या investor risk appetite आती है। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ है, जैसे हमने पैकेज भी चलाया है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब इन्वेस्टर्स का एतमाद किसी इकोनॉमी पे हो, दिस इज़ वन ब्राइट साइन। सो एशिया बैंक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती ने बड़ी लैंडमार्क गुफ्तगू की। उसमें सबसे अहम जो चीज़ थी कि वी आर नॉट बुलिश, वी आर मैक्सिमम बुलिश। नाउ मैक्सिमम बुलिश जब वे बात करते हैं मार्केट सेंटिमेंट, तो एक इन्वेस्टर एक ऑप्टिमिज्म का इजहार कर रहा है कि चाहे वो रैपिड ग्रोथ के मामलात हों एंड ऑल। सो हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ द स्टेबिलिटी जो हम देख रहे हैं पिछले 2 सालों में, एंड हाउ कितना आगे हम इसको फोरसी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इकोनॉमी बेहतर आशार्य दे रही है, अगर तो पूरी बेहतर नहीं हुई है तो। सो व्हाट डज दिस मीन कि जब कोई इन्वेस्टर ये कह रहा है कि जी हमें एतमाद है पूरा, तो कितना ज़बरदस्त बात है ये। ठीक है ना, एक तो आपको पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज की राइज में भी ये चीज़ दिखाई देती है, एक अच्छी रैली है। आपको ये भी दिखाई देता है कि एक ख्वाहिश है कि पाकिस्तान का जो IMF की इंगेजमेंट है, जो मरहूने जो मैक्रो स्टेबिलिटी इस वक्त है, इसको याद रखिए कि ये दिस इज अ फंड लेड मैक्रो स्टेबिलिटी। आज आप अगर फंड के प्रोग्राम में ना होते तो आपको ये स्टेबिलिटी ना दिखाई देती। सो बीइंग इन जैसे कहते हैं बैंकर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, सो हमें आज भी इस मैक्रो स्टेबिलिटी को सीमेंट करना है, स्टे विद द फंड। बट मैं बार बार कहता हूं कि आपको फंड का प्रोग्राम रीफ्रेम करना पड़ेगा अगर आपने ग्रोथ में जाना है पाकिस्तान में, और आपको बहुत सी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। ये आपको एक अच्छा मौका है, एक बहुत अच्छी टाइम है, एक बहुत अच्छी स्पेस है टू डू योर ग्राउंड वर्क टू गेट द फंडामेंटल्स ऑफ द इकोनॉमी गोइंग। तो ये जो इस वक्त इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एट अ वेरी हाई लेवल दिखाई दे रहा है, ये आपको एक बहुत बड़े जैसे कहते हैं वाइड स्प्रेड लेवल पे भी दिखाई दे सकता है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स उस तरह पिकअप नहीं की हैं, बल्कि कम हुई हैं, ये एक ग्राउंड रियलिटी है। पाकिस्तान की एनर्जी कंजम्पशन कम हुई है, ये भी एक ग्राउंड रियलिटी है। पाकिस्तान की फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो डायरेक्ट आ रही है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, उसको शिफ्ट करना है आपने टुवर्ड्स एक्सपोर्टेबल आइटम्स, नॉट जस्ट कि वो पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को बेचते रहें। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट नीड्स टू गो इनटू दिस इकोनॉमी। अगर आज ये रियलाइज नहीं करेंगे कि ये टाइम और स्पेस जो है हमें इन चीजों के लिए यूज करना है, तो ये जो हार्ड वन मैक्रो स्टेबिलिटी है, जिसमें एक हार्ड चॉइसेस की हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, एक्सपेंडिचर्स, इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी कॉस्ट्स दैट द मैन्युफैक्चरिंग एंड द कॉमन मैन इज पेइंग, तो आप इस चीज को जिसे कहते हैं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी में नहीं ले जा सकेंगे। आई थिंक दैट्स वेयर पाकिस्तान इज। गुड पॉजिटिव सिग्नल्स, गुड एंगेजमेंट विद द वर्ल्ड, गुड फीडबैक, solid engagements जिसे कहते हैं स्पेशली विद द बिग फोक्स, विद द बिग कंट्रीज। बट दैट डजंट मीन कि जो बॉटम लाइन है कि पाकिस्तान में अपनी चीजों को जो हमें दुरुस्त करना है, बिकॉज नो वन विल कम टू योर हेल्प वंस प्रोग्राम खत्म हो जाएगा 2028 में। you have to see it in this perspective. Right. अभी शबीर जैसे साहब की बात आपने सुनी होगी, he said we are the long term investors of Pakistan, और हमें यहाँ पर बहुत लगता है कि अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। एंड ऑब्वियसली हम इससे पहले थोड़ा सा शेकी हुए बिकॉज आपको यू टर्न्स नज़र आती थे पास्ट पॉलिसीज़ में। अब ऐसा नहीं है, इसलिए वी स्टिल प्लानिंग टू इन्वेस्ट मेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। Point is, हमने SIFC बनाया, वन विंडो ऑपरेशन, वेयर वी वांटेड टू इनकरेज इन्वेस्टर्स। हमारे SIFC ने कितना रोल प्ले किया है इस वन विंडो अपॉर्चुनिटी को देने में, और वाकई क्या ये बात सच है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ पॉलिसी हम इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करते रहे? देखिए, ये जो लैक ऑफ पॉलिसी है ना, इसको जरा डीपर समझना चाहिए। मैं हमेशा ये समझाता हूँ कि पॉलिसी मेकिंग की कैपेबिलिटी मुल्कों को बनानी पड़ती है। एनर्जी पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, पाकिस्तान की जितनी भी मेजर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, आप क्यों नहीं ये पॉलिसीज बना पाते? दैट्स द कैपेबिलिटी गैप दैट एग्जिस्ट्स विद इन द अथॉरिटीज। तो ये कोई एक गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये किसी पिछली गवर्नमेंट की बात नहीं, ये एक सिस्टम एरर है। सिस्टम एरर इस तरह है कि हम अभी भी एक जिसे कहते हैं सिस्टम चला रहे हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है उसको अपग्रेड करने के लिए। इसीलिए जैसे आप इन्वेस्टर्स का जिक्र करती हैं कि वो कहते हैं कि पॉलिसी तब्दीली हो जाती है, बात सिर्फ तब्दीली की नहीं है,
बात है डेप्थ और क्वालिटी ऑफ पॉलिसी की। अगर आपके पास वो डेप्थ और क्वालिटी ऑफ पॉलिसी ना हो, जिसको आप इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कहें, इंडस्ट्रियल पॉलिसी कहें, मैंने इतनी पॉलिसीज का जिक्र किया है, और आप एक असेंबलर बन जाए मोबाइल फोन्स के, दैट डजंट हेल्प। बाहर से पार्ट्स आए, पाकिस्तान में असेंबल किया, बेच दिया, हाउ डज दैट हेल्प द इकोनॉमी? इट डजंट। व्हाट नीड्स टू बी डन इज कि पाकिस्तान का जो ये फ्रेमवर्क्स तब्दील होने, ये एक कैपेबिलिटी गैप है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि पाकिस्तान में चूंकि पॉलिसी साजी उस डेप्थ में नहीं हुई है, तब्दीलियां भी हुई हैं, बट असल बात तो यह है कि कैन वी गेट द राइट पॉलिसी मिक्स जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस 10-15 साल के लिए लाए। पाकिस्तान 5 साल में ये अपने सारे हालात को तब्दील कर सकता है, मैं आज भी बिलीव करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ दूध और शहद की नदियां बहेंगी। इसका मतलब ये है कि एटलीस्ट डायरेक्शनली आप दुनिया को बहुत क्लियरली सिग्नल कर देंगे कि वी हैव गॉटन आवर इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग्स एंड ग्रोथ फ्रेमवर्क राइट, सो दैट जो लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर है वो असेंबली नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो, हम इंडिजिनस रिसोर्सेज को यूज करके एक्सपोर्ट कर रहे हो, मतलब एक फ्रेमवर्क ही तब्दील हो जाएगा मुल्क का। और ये बड़ा पॉसिबल है। इस वक्त तो इतनी जिसे कहेंगे टेल विंड्स हैं इंटरनेशनल पाकिस्तान के पास। कौन सा मुल्क है जो शेक हैंड कर सकता है चाइना के साथ, यूएस के साथ, मिडिल ईस्ट के साथ विद अ स्माइल, एंड एक जिसे कहते हैं पाव ब्रोकर भी बन सकता है इन अ सेंस। तो इट्स अ ट्रूली गुड स्टोरी इन दैट सेंस। बट इकोनॉमिकली, सोशली, जिसे कहते हैं ये जो हमारे सारे प्रोडक्टिविटी, ये जो सीरियस इश्यूज हैं, ये अपनी जगह एग्जिस्ट करते हैं। ये कोई भी पैसा आके सॉल्व नहीं कर सकता, ये ट्रू हार्ड वर्क ही सॉल्व कर सकता है। वो हार्ड वर्क पाकिस्तान हैज ऑलवेज फाउंड इट डिफिकल्ट टू डू। आज भी मैं जब देखता हूं तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड गेम चेंजर्स। देयर आर नो गेम चेंजर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया ने जब भी तरक्की की है वो उन्होंने अपनी कैपेबिलिटीज, प्राइवेट सेक्टर की हो, ह्यूमन हो, गवर्नमेंट सेक्टर की हो, वो बिल्ड की हैं, तो ये हुआ है। दैट इज दी ट्रू, जिसे कहते हैं ना, जिसे ग्रोथ या तरक्की विद इन फ्रॉम अ कंट्री आती है। ये कहीं बाहर से आ नहीं सकती, कोई बाहर से लाकर Absolutely. I think you've closed it in a nutshell. Thank you so much, डॉक्टर साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं कि फ्रॉम विद इन, तो अपने ही लोग जब चीज़ों को बेहतर करने की ठान लेते हैं तो ही मामला ठीक होंगे। हम बाहर कब तक रिलाई करते रहेंगे? और इसी सिलसिले की एक कड़ी जो हमने देखी दवोस में, और जो गुफ्तगू एशिया पाक इन्वेस्टमेंट के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन समीर चिश्ती साहब की जानिब से थी कि एक तो हमारा सेंटिमेंट जो है ऑफ इन्वेस्टर वो बड़ा ज़बरदस्त है, और दूसरा जो उन्होंने बात की कि जब भी बड़े ग्रुप्स इन्वेस्ट करते हैं किसी मुल्क में, वो ये देख के कि कैसी उसकी स्टेबिलिटी है, उसको देखते हुए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं। कोई उसके बाद आप उससे आगे पीछे नहीं हो सकते। सो ऑल गुड फॉर पाकिस्तान व्हेन इट कम्स टू द इन्वेस्टमेंट, एंड वी बिलीव कि इस तरह की मजीद चीज़ें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मईशत के लिए होती रहे। एब्सोल्युटली, एंड विद दैट हम ले रहे हैं एक ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। वी रियली होप दैट यू हैड अ गुड स्टार्ट टू द डे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, कुछ बात कर लेते हैं कि सियासत में इस वक्त क्या चल रहा है। वी आर गोइंग टू बी ऑफरिंग यू सियासी नाश्ता, क्योंकि कौमी असम्बली ने जो इलेक्शंस एक्ट है उसमें एक बड़ी और हसास तरमीम मंजूर की है, और अब इलेक्शन तनाज़ात हो या अपीलें हो, कानूनी तशरीह हो, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि फेडरल आइनी अदालत में उसके दायरे इख्तियार में आती है, और वहीं पर यह हैंडल की जाएगी। और इसी कानून के तहत जो अरकान असम्बली हैं और सेनेट के असासे भी हैं, वो बगैर इजाज़त अब पब्लिक नहीं किए जा सकेंगे। दूसरी जानिब ख्वाजा आसिफ के 18वीं तरमीम से मुतालिक बयान पर हुक्मरान इत्तेहाद के अंदर इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। ढकोसला उन्होंने करार दिया था, और पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि गुल प्लाजा सानहे को आइनी तरामीम पर हमले के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ जो है वो मौजूद हैं इमरान याकूब साहब। आप सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजज़ियाकार हैं। इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। मैं वो आइनी अदालतों वाला मामला भी आपके सामने लेके आ रहा हूँ, लेकिन पहले ज़रा इस पर बात कर लें। 18वीं तरमीम पे ख्वाजा आसिफ ने इसको ढकोसला करार दिया, और वी रियली होप्ड कि ये बात किसी अच्छे माहौल में हो रही होती, असेंबली फ्लोर पे किसी डिबेट, किसी डिस्कशन में होती, इस पे प्रोग्रेसिव कोई बहस होती, गुफ्तगू होती, इसका नतीजा निकलता। लेकिन कराची के गुल प्लाजा सानहे को मरकजी किरदार बना के अब इसके गिर्द सारे मामला घूम रहे हैं। मैं तो चाहूँगा सबसे पहले इस पे आपका इनिशियल टेक क्या है सर? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच टू हैविंग मी इन योर शो। सर, गुजारिश ये है कि आप जो उम्मीद बांध के बैठे हैं कि इस माहौल में होती, तो क्या पाकिस्तान में खास तौर पे असम्बलियों में
आपको कभी ऐसा माहौल नजर आया है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। मामला ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, दोनों जमातें जो हैं अल्टीमेटली इलेक्शन में इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ना होता है, एक दूसरे के सामने आना होता है। तो अब कंपनी की मशहूरी के लिए ये बड़ा जरूरी होता है कि एक दूसरे के साथ भी बैठा जाए और उसके साथ साथ एक दूसरे की टांग भी खींची जाए, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भी कोशिश की जाए। ठीक। और वैसे भी अगर आप 18वीं तरमीम की बात करें तो खुद सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनका एक माकूला आपको याद होगा कि वो कह चुके हैं कि कोई बात जो है या कोई सियासी मूव आसमानी सहीफा नहीं होती। अब 18वीं तरमीम जो है वो बिलाशुबा पीपल्स पार्टी इसको अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी समझती है, लेकिन वक्त ने यह साबित किया कि उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लकूने ऐसे हैं कि जो दूर होने चाहिए। अब आपने अगर वो कर लिया और उसके बाद चीजें सूबों को चली गई तो अब जिम्मेदार भी तो सूबे ही हैं। लेकिन अगर आप सूबे मीठा मीठा हापा पर करवा करवा थ्रू करना चाहें तो फिर इस तरह से नहीं होता। अब आ जाते हैं ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ। ख्वाजा आसिफ साहब जो है आपको पता ही है, वो जो है ख्वाजा आसिफ जो है उनको तो ये आदत है कि वो इस तरह का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। और वो भी अगर आप उनकी गुफ्तगू देखें तो उनको भी शायद जब इस तरह की कोई चीज हो तो वो पिंच करना अपने फर्ज अव्वलीन समझते हैं। तो ये इस तरह की बात है, ये ना समझे कि इससे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में कोई दरार आ जाएगी। ऑलराइट। लेकिन ये बताइएगा कि यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसको समझा क्या जाए? क्योंकि अगर टेक्निकली देखा जाए नहीं, बिलावल भुट्टो साहब अभी रिसेंटली अपनी 3-4 तकारीर में कह चुके हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर मजीद कुछ चेंजेस हम नहीं चाहते हैं। मतलब दे स्टैंड बाय 18वीं तरमीम जो है उसकी ओनरशिप भी लेते हैं वो, और वो कहते हैं कि ये उनकी बिलोंगिंग है। अब ये बताएं कि यहाँ कौमी असम्बली के स्टेज तक तो ठीक है, आपने सियासी बयान दे दिया, आपने सख्त बात भी कर दी, लेकिन लगूनाज मौजूद हैं, चेंजेस होने चाहिए। वो चेंजेस हो पाएंगे या नहीं? वहां पर पीपल्स पार्टी अफेंड होगी या नहीं? देखिए, गुजारिश ये है कि बिलाशुबा वो इसको ओन करते हैं, इसकी ओनरशिप लेते हैं और वो ये समझते हैं कि जो मामला है सारा पीपल्स पार्टी का, वो उसके लिए जरूरी है पीपल्स पार्टी इसको इसी तरह से लेके चले। लेकिन मामला ये है कि असल तो ये देखना है कि पीपल्स पार्टी के साथ साथ आसिफ अली जरदारी के साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ आसिफ अली जरदारी क्या समझती जी। अब जरदारी साहब का तर्ज सियासत जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से। अब बिलावल भुट्टो चीजों को किसी और तरह से लेके चलते हैं, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो है, आपने देखा बीबी शहीद की बरसी के मौके पर उन्होंने जो तकरीर की, तो शायद मियां शहबाज शरीफ जो कि बहुत ही अच्छे बच्चे समझे जाते हैं और बहुत ही अच्छे उनका जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुक है वो किसी से ढका छुपा नहीं है, और खुद जो जितने भी आप तजियाकार हैं वो देखें, वो ये समझते हैं कि अपना मियां शहबाज शरीफ जो है जिस तरह से वो एस्टेब्लिशमेंट की बात मानते हैं माफ कीजिएगा, शायद उस तरह से दूसरा कोई सियासतदान मानने की, उस तरह से डिलीवर करने की सलाहियत नहीं रखता। लेकिन जरदारी साहब का एक बयान ही ऐसा था जिसने मियां शहबाज शरीफ की इतने सालों की रियासत को जो है ना एकदम से ऐसे कर दिया कि जैसे लगे कि ये मियां शहबाज शरीफ क्या बेचते हैं, जरदारी साहब तो उनसे कहीं आगे। लिहाजा ये जो मामला है, इस अगर आप नजर से देखें तो बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मुझे नहीं लगता कि अगर ताकतवरों ने फैसला कर लिया कि 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली करनी है या उसमें जो लकूने हैं वो दूर करने हैं, फिर पीपल्स पार्टी भी अच्छे बच्चे की तरह असेंबली में उनके साथ खड़ी होगी, वोट भी देगी। लेकिन बिलावल भुट्टो और उनके साथी बाहर जो मर्जी जलसों में तकरीरें करते हैं। अब इसमें इमरान साहब एक आखिरी चीज, और वो ये 18वीं तरमीम भाई क्या है? फेडरल से इख्तियारात लेके सूबों तक, सूबों ने क्या करना था आगे, वो नीचे तक। अब एक आम आदमी जो यहाँ कराची में सर बैठ के हम ये कहते हैं
कि इसलिए लोगों को तकलीफ है क्योंकि हम कंपेयर करते हैं ना, एक ग्रीन लाइन है सर हमारे यहाँ, वो ग्रीन लाइन जितनी वफाक ने बनानी थी वो बना के ख़त्म कर दी। अभी उससे आगे सूबाई हुकूमत ने बनानी, वो नहीं बना पा रहा। बस यही है कंक्लूजन पूरा 18 अमेंडमेंट पे तहफ़्फ़ुज़ात का, कि भाई जो सूबों ने काम करना था वो नहीं कर रहे तो उसको रिविजिट किया जाए। इमरान साहब आप बताइए, लाहौर में जितनी भी जो तरक्की हुई है वो सारी इसीलिए हो पाई है कि वो नीचे तक इख्तियारात गए हैं, या फिर क्या मामला है? ज़रा इसको थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ कीजिएगा। देखिए, इशू एक ये है कि लाहौर में जो तरक्की हुई है ना, उसमें हरगिज 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 उसका मतलब नहीं है कि जितने इख्तियारात नीचे तक गए उतना डिलीवर हुआ। लाहौर में तरक्की की 2-3 वजूहात है। पहली बात ये कि मुस्लिम लीग नून जो है वो लाहौर को ओन करती है, उसकी ऑनरशिप लेती है। मुस्लिम लीग नून को ये पता है कि लाहौर ही हमारा वोट बैंक है मरकजी, और हमारी सियासत जो है वो यहीं से निकलती है। अनफॉर्चुनेटली कराची के साथ अलमिया ये है कि कराची जो है वो सूबा सिंध का दारुल हुकूमत तो है, लेकिन पीपल्स पार्टी कभी भी उसको ओन नहीं करती। कराची पीपल्स पार्टी ये समझती है कि उसका वोट बैंक जो है वो अंदरूने सिंध है और कराची से उसे वोट नहीं पड़ता। यही बात पीपल्स पार्टी को जब पिंच करती है तो वो कराची पे तवज्जो नहीं देती। अभी आप देख लें, मुराद अली शाह साहब का दौर ही देख ले, पिछला भी और मौजूदा भी, सारी। ठीक है सर, पॉइंट टेकन, थैंक यू शोभ साहब। इस मामले में सिर्फ एक आखिरी आर्गुमेंट, और वो ये कि अगर तो ये वोट बैंक नहीं है और यहाँ पे तवज्जो नहीं है, जैसे इमरान याकूब साहब कह रहे थे, और अगर बाकी सिंध जो है वो वोट बैंक है, तो बाकी सिंध पेरिस तो नहीं बन गया। तो सिचुएशन तो मुख्तलिफ चल रही है यहाँ पे। खैर, उम्मीद करते हैं कि ये मामला जो है, बस सिर्फ इतनी सी बात है कि एक वाक़ये को, जो इतना भयानक वाक़या हुआ है, उसको बेस बना के किसी भी लॉ को ऊपर नीचे करने के बजाय क्यों ना उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स पे गुफ्तगू करके फिर उसको एंड ऑफ द डे आप कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए बनाते हैं, तो अगर 18th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में 18th अमेंडमेंट में कुछ चेंजेस लाने भी हैं तो उन चेंजेस को आवाम के लिए होना चाहिए, सियासत के लिए नहीं होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। बस इसी के साथ हम एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। कहेंगे आपको एक बार फिर खुशामदीन है। इस बात टाइम कि हम थोड़ी सी क्रिकेट के बारे में बात कर लें, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। तो जनाब, T20 वर्ल्ड कप से पहले एक बड़ा तनाज़ा हुआ, एज वी ऑल नो, कि बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात को ICC ने मुस्तरद कर दिया और फैसला सुना दिया है कि भाई बांग्लादेश के मैचेस भारत में ही होंगे। अब उनकी चॉइस है, इफ दे डोंट वांट टू कम तो फिर स्कॉटलैंड को मिल जाएगी वाइल्ड कार्ड एंट्री, और स्कॉटलैंड फिर एक दफ़ा फिर से एक वाइल्ड कार्ड एंट्री के थ्रू ये T20 वर्ल्ड कप खेलने में कामयाब हो जाएगा। वेयर एज जो बांग्लादेश का मौक़िफ़ था उसे कम्प्लीटली एक साइड पर रख दिया गया। जी हाँ, ICC ने कहा है कि भाई क्लियरेंस मुकम्मल है, शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं, किसी को कोई थ्रेट नहीं है। दूसरी जानिब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने मौक़िफ़ पे डटे रहने का आज़म ज़ाहिर किया है और सदर BCB ने हुकूमत से मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। आज वो आखिरी दिन है कि भाई कुछ होगा या नहीं होगा, और मुतबादिल टीम जो है उसको शामिल किया जाएगा, जैसे कि सादिया ने भी बताया। विद दैट बहुत सारे दीगर मामलात भी हैं क्रिकेट के। उसमें एक है ये कि पाकिस्तान की जो अंडर 19 है वो आज टीम खेल रही होगी अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और पाकिस्तान को अगले राउंड में जाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आज का मैच जो है, ये वाला मैच जो जीते। बट उससे पहले व्हाट वी रियली वांट टू शो यू इज़ कि ये अब आज के दिन बांग्लादेश का बोर्ड क्या फ़ैसला करेगा नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन वक्त ने ये बता दिया है कि जब आप तगड़े होकर खड़े होते हैं तो फिर दुश्मन भी आपकी तारीफ़ करता है। भारतीय सहाफ़ी विक्रांत गुप्ता, उन्होंने मोहसिन नकवी की फाइनली उनको तारीफ़ करनी पड़ी, और किस दिल से उन्होंने की होगी, कैसे की होगी, किस तरह से की होगी, ये वही जानते हैं। हम आपको सुना देते हैं छोटा सा क्लिप, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं जनाब। और इसके साथ ही क्रिकेट सेगमेंट में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बाबर जो है, उनका जो पहला स्टिंग था ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग का, बहुत बुरी तरीके से नाकाम हुआ है, और नाउ वो वापस आ रहे हैं। सिडनी सिक्सर्स ने अपने फेसबुक पेज पे उन्हें खुदाफिज कह दिया। आगे चल के वो हम दिखाएंगे तस्वीर। कुछ मनाजिर हैं बाबर के नाकामियों के 10 मैचों में। जी हाँ, 10 मैचों में 200 रन बना सके, 2 हाफ सेंचुरियाँ, वो भी बिल्कुल ही मरी हुई स्ट्राइक रेट के साथ। और ये है पूरा शाखसाना। बाबर इज़ आउट ऑफ BBL नाउ।
क्योंकि फाइनल्स में ही वॉज ऑलरेडी रूल्ड आउट। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। सैयद हैदर क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए हम आगाज़ ज़रा कर लेते हैं बांग्लादेश वाले मामले से। अगेन मैं फिर तीसरी बार अपने शो में ये सवाल कर रहा हूँ, लेकिन ये सवाल सबसे पर्टिनेंट इसलिए कर रहा हूँ, भारत के प्लेयर्स की जान को खतरा का मतलब जान को खतरा, और बांग्लादेश के प्लेयर की, बांग्लादेश के स्टाफ की, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट की जान को खतरे का मतलब है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ सेफ है। तो फाइनली लग यही रहा है कि बांग्लादेश पीछे हट रहा है और भारत जो है आईसीसी वो अब स्कॉटलैंड के साथ आगे जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। देखिए जो सूरत हाल इस वक्त बनी है उसमें ऐसा लगता है कि आईसीसी अब बिल्कुल एक पार्टी बनकर सामने आ गया है। जी हाँ। आईसीसी का किरदार जो है एक मैनेजमेंट बोर्ड का होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजर का होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि वो अब एक सामने हरीफ बन के खड़ा हो गया है बांग्लादेश के सामने। और बांग्लादेश के जो मुतालबात हैं बिल्कुल सही है, उसमें कोई मैं समझता हूँ कोई आईसीसी जो है उसको शक नहीं करना चाहिए। जो वहाँ पे उनको धमकियाँ दी जा रही हैं और जो वहाँ के मीडिया ने और वहाँ के लोगों ने सोशल मीडिया पे जो बांग्लादेश के लिए बातें की हैं, फिर वहाँ पे उनको जान से मारने की धमकियाँ दी हैं, उसके बाद आईसीसी का बिल्कुल उस पर सख्त-मोहरी का रवैया इख्तियार करना, ये बिल्कुल समझ में आने वाली बात है। और अब अगर आईसीसी का ये रवैया चलता रहा तो मैं समझता हूँ क्रिकेट शायद हो सकता है सिर्फ गली मोहल्लों में होती रहे, अपने अपने मुल्क में होती रहे, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट जो है शायद हो सकता है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। आईसीसी जिसकी जिम्मेदारी थी कि क्रिकेट को रेगुलेट करे, लेकिन अब साबित हो गया है कि आईसीसी क्रिकेट को डी रेगुलेट कर रही है। राइट। अच्छा, इस पर ऑब्वियसली लग ऐसा ही रहा है, ये डेडलॉक भी जो है वो बांग्लादेश अगर अपने मौक़िफ़ पे डटा रहता है तो फिर स्कॉटलैंड को एंट्री मिल जाएगी एंड प्रॉबेबली एक अभी तो नहीं लेकिन फॉर द कमिंग ईयर्स ये ज़रूर एक प्रेसिडेंट सेट करेगी कि आपको अपनी बात बहुत पहले से, मेरे ख्याल में अगले जो भी इवेंट्स होंगे बांग्लादेश विल नेवर बी कंफर्टेबल गोइंग टू इंडिया फॉर एनी ऑफ द इवेंट्स, और शायद इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज ऐसी होंगी। कमिंग बैक टू पाकिस्तान क्रिकेट, ज़रा अंडर 19 का भी जिक्र कर लेते हैं सो दैट वी कैन कवर ऑल द स्टोरीज इन क्रिकेट। आज हमारे जिम्बाब्वे से मैच होने जा रहा है, हम स्कॉटलैंड से जीत चुके हैं, आगे सुपर सिक्सेस का मरहला है और हमें ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। आई रियली होप कि वी विल बी एबल टू क्लिंच अगेंस्ट जिम्बाब्वे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, बिल्कुल जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान इंशाल्लाह बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएगा। पाकिस्तान की टीम बड़ी कंपोज्ड है और ऐसी बात नहीं है, इंग्लैंड के खिलाफ एक मैच हारे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान टीम जो है वो तनज़्ज़ुली का शिकार हो गई है। अंडर 19 के प्लेयर्स बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आखिरी मैच में भी स्कॉटलैंड के खिलाफ उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। तो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम इस वक्त अच्छी फॉर्म में है और मुझे उम्मीद है कि वो सुपर सिक्सेस में भी अच्छी परफॉर्मेंस देंगे। सिर्फ उनको यहाँ पे 2 मैच जीतने हैं सुपर सिक्सेस में जाने के लिए। एक मैच जीत चुके हैं, आज का मैच भी वो जिम्बाब्वे से जीत जाएंगे इंशाल्लाह। तो पाकिस्तान की अंडर 19 टीम जो है उससे मुझे कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही कि सुपर सिक्सेस में ना जा सके। ऑल राइट। और सर परेशानी जहां हमें नजर आ रही है अब जरा उसकी बात कर लेते हैं। मीनवाइल वो 2 तस्वीरें अगर हम दिखा सकें, बाबर आजम अब सिडनी सिक्सर्स को अलविदा कह के बताया तो ये जा रहा है कि क्योंकि उनका नाम जो है वो मुमकिन खिलाड़ियों में है स्क्वाड के, लेकिन ये देखें ये सिडनी सिक्सर्स ने ये फेसबुक पे लगाया अपने थैंक यू बाबर। इसके आगे सी मोर पे मैं क्लिक नहीं कर सका, तो वो शायद लिखा होगा थैंक यू बाबर फॉर गोइंग, प्लीज़ चले जाएं, क्योंकि बहुत ही ख़राब आउटिंग रही। पहली मरतबा बाबर आजम बिग बैश लीग में गए खेलने के लिए, एक बहुत मुझे आज भी याद है हैदर भाई, बहुत एक पूरा ऑरा बनाया गया, बाबरिस्तान एक पूरा अलग स्टैंड बनाया जाएगा, उसमें पाकिस्तानी कल्चर की नुमाइंदगी होगी। तो ये सिर्फ ड्राफ्ट में शामिल करने पर मार्केटिंग बहुत बाबर से फ्लॉप नहीं हुए हैं ये। नहीं देखिए, फ्रेंचाइज क्रिकेट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आप किसी भी खिलाड़ी की उसकी जो बैटिंग टेक्निक है और उसकी परफॉर्मेंस है उससे नहीं उसका मुकाबला कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि फ्रेंचाइज क्रिकेट में एक दिन अच्छा जाता है, दूसरे दिन ख़राब जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल है कि बाबर आजम को इससे कोई नुकसान पहुंचा है उसकी बैटिंग को या उसकी आगे फ्यूचर को कुछ है। लेकिन बाबर आजम अभी भी पाकिस्तान टीम का सबसे अच्छा प्लेयर है, बल्कि दुनिया में बाबर आजम को लोग देखना चाहते हैं और ऑस्ट्रेलियंस जो है उनको कैश करा रहे हैं बाबर आजम को, चाहे वो रन्स करें ना करें, पब्लिक उन्हें देखने आ रही है और उनको लोग देखना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ बाबर आजम के रन्स नहीं बन पा रहे जितने बनाने चाहिए,
लेकिन पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई अभी तक, ऐसा कुछ कोई सिग्नल नहीं मिला है। इवन ये कि ऑस्ट्रेलियंस रन्स ना बनाने पे भी बड़ी होप बातें कि वो कर रहे हैं। परफॉर्म करना शुरू कर दें ताकि उनकी पॉपुलैरिटी में कमी वी डोंट वांट, लेकिन इजाफा कम से कम ज़रूर हो। बहुत शुक्रिया हैदर साहब आपके टाइम के लिए। रियली होपिंग कि अब इंक्लूजन होने जा रहा है बाबर आजम का इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड सस्पेक्टेडली। विल सी कि वो कैसा इस पे ज़रा मुकम्मल कल बात करेंगे। Yeah, we आपसे will. इजाज़त हम लेते हैं, कल आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। See you. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।